कहते हैं जिस घर में बेटी शादी के बाद भी बैठी हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत नहीं होती। रिया के घर वालों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने तो बस लड़का देखा, उसकी चाल चलन को परखा, काम धंधा का पता किया और बेटी को ब्याह दिया। उन्हें तो यह सब जब पता चला जब रिया पहली विदाई के बाद अपने घर आई। माँ के हालचाल पूछने पर रिया ने बड़ी ही उदास होकर बताया, बाकी तो वहाँ सब ठीक ठाक है, पर एक गड़बड़ है कि सौम्या शादी के बाद भी मायके में ही पड़ी हुई है। उनके पति के आगे पीछे कोई भी नहीं था, वह दूर के भाई लगते थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें घर का दामाद बना रखा है। दीदी तो वहाँ ऐसे रहती है मानो वही वहाँ की सब कुछ हो, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती और उनकी जबान तो खूब चला करती है। आप लोगों को वहाँ मेरा रिश्ता करने से पहले पता कर लेना चाहिए था। बेटी की बात सुनकर माँ सन्न रह गई, पर अब कर भी क्या सकती थी, इसलिए बेटी को समझाने लगी कि हाँ बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ गए थे तो सौम्या को वहाँ देखा था और हमें लगा कि ब्याही लड़की है, अपने घर रुकने आई होगी, हम धोखा खा गए। माँ बोली, तुम्हें इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने काम से काम रखना है। और मैं समझती हूँ यह कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, हो सकता है कल को वो भी अपना हंडिया बर्तन अलग कर ले। सौम्या का पति भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर था। वह अच्छी खासी कद काठी का खूबसूरत नवयुवक था, लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ थी। वह उन मर्दों में से था जो अपनी बीवियों को दोस्त बनाकर नहीं, सिर्फ बीवी बनाकर रखना जानते हैं। सौम्या के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। चारों बच्चे बेहद शरारती और जिद्दी थे। टिक कर बैठना तो उन्हें कभी से भी पसंद न था। वह घर में हर वक्त हड़कंप मचाते रहते और सभी हर वक्त अलग अलग तरह की फरमाइश करते रहते। अक्सर रिया उनकी फरमाइशें पूरी कर देती, लेकिन कभी तंग आकर कुछ बोल देती तो बस सौम्या का भाषण शुरू हो जाता। बच्चों से ऐसे पेश आया जाता है, जरा सा घर का काम क्या करती हो, इन मासूमों पर गुस्सा उतारने लगती हो। और हर बार बेटी की चिल्लाहट सुनकर रिया की सास भी शुरू हो जाती। बेटी की चिल्लाहट सुनकर रिया की सास भी बिना कुछ जाने बूझे उसे सुनाने लगती। इतनी सी जिम्मेदारी भी तुमसे निभाई नहीं जाती, इसलिए कहती हूँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखाना नहीं चाहिए। ज़्यादा पढ़ लिख लेने के बाद उनका मन घरेलू कामों में नहीं लगता। अगर कभी रिया की कोई शिकायत विशाल तक पहुंच जाती तो उसको अलग डांट फटकार सुनने को मिलती। विशाल वैसे तो शांत स्वभाव का था, लेकिन अपनी माँ और बहन की बात में आकर जल्दी ही गुस्सा हो जाता था। इसीलिए वह किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी, अपनी सफाई नहीं दे सकती थी, केवल उनकी सुन सकती थी। और सास और नंद उसको सुनाने में कभी कोई कमी न छोड़ती। रिया इस सच को जान चुकी थी कि उसके कुछ भी बोलने का मतलब है सब मिलकर उसे चील कौवों की तरह नोच खाएंगे। रिया मायके में अपने ससुराल वालों की कोई शिकायत करती तो वे उसे उल्टा नसीहत देने लगते और सब्र से काम लेने को कहते। इसीलिए शुरुआत में वह जो भी वहाँ की बात मायके वालों को बताती, बाद में उसने वह भी बताना बंद कर दिया। एक दिन रिया अपनी हालत से भरी बैठी थी कि ननंद ने कुछ कहा तो वह उससे जबान लड़ा बैठी। जवाब में उसे ऐसी बातें सुनने को मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सास और नंद की झूठी और बेसिर पैर की बातों को सुनकर वह वक्क रह गई। और सोचने लगी कि कहाँ से वह सौम्या के मुंह लग गई। लेकिन उनका अभी भी इतने से पेट भरा नहीं था। और जब विशाल बैंक से आया तो मौका मिलते ही उन्होंने उन बातों में कुछ और मिर्च मसाला लगाकर उसके कान भर दिए और वह भी रिया की खबर लेने लगा। विशाल बोला, क्या यही सिखाकर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने? सास और नंद का एहतराम मत करना, उनके बच्चों को नीची नजरों से देखना, घर में अपनी मनचाही करती रहना और मौका मिलते ही शौहर को लेकर अलग हो जाना। तभी रिया बोली, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं। पता नहीं वह क्या क्या अपने मन से लगाती रहती है। वह इतना बोली तो वह और भड़क उठा और एक थप्पड़ उसका रिया की ओर उठ ही गया था और मानो बस उसने अपना हाथ ही रोक लिया और बोला, खामोश, यहाँ ये जबानबाजी नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो सभी का आदर सम्मान करना सीखना होगा और सबसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा। पति की डांट के बाद रिया अंदर ही अंदर फूट पड़ी
और मन में बड़बड़ाने लगी कि मैं इन्हें क्या तकलीफ पहुंचाती हूँ जो ये मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया था जो मैं ऐसे घर में चली आई। और वह रोते हुए बोली, जब मुझे शादी के बाद यही सब देखना था तो इससे बेहतर था कि मैं घर में कुंवारी पड़ी रहती। रिया को फिर भी अपने पति की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी। उसे तो पति के कान भरने वाली सास और नंद पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोच लिया था कि अब खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी उसकी जान छूटेगी। लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे करना क्या होगा। लड़ाई झगड़े से तो उसका यह काम कभी नहीं बनने वाला था। फिर कौन सी तरकीब लगाई जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और फिर रिया काफी देर तक अपनी इसी समस्या का समाधान के लिए बिस्तर पर पड़ी दिमागी कसरत करती रही। फिर अचानक उसे एक अनोखी तरकीब सूझ गई। वह मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, हाँ यह ठीक रहेगा। ऐसे लोग उल्टे दिमाग के होते हैं, इन्हें उल्टी बातें कहो तो सीधा समझते हैं और सीधी बातें कहो तो उल्टा समझते हैं। अब तो इन्हें उल्टे हाथ से ही आंकना पड़ेगा। निहायत नरमी से उन्हें उल्टी कहानी सुनानी पड़ेगी, तब यह मेरी बात को सीधा समझेंगे और तब ही यह झंझट खत्म होगा। रिया कई दिनों तक अपनी योजना में उलझी, उसके हर पहलू पर विचार करती रही और जब योजना की पूरी रूपरेखा उसके दिमाग में बस गई, तब एक दिन मौका पाकर वह सांस की तेल मालिश करने बैठ गई। कुछ देर वह इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, जानती है अम्मी, इस बार मैं घर गई थी तो एक दिन मेरे पड़ोस में एक अजब ही तमाशा हुआ। अम्मी, अच्छा क्या हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं। उसकी कहानी में दिलचस्पी लेते हुए सास बोली। रिया उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। मेरे मायके में एक खातून मेरे मकान के कुछ मकान छोड़कर रहती है। उनके पास 2 मंजिला मकान था और 2 शादीशुदा लड़के थे। आधे मकान में भी एक साथ रहते थे। वह रहते तो मिलजुल कर थे, पर उनकी माँ ने अपने बड़े बेटे को बहुत मानती थी। माँ का यही नज़रिया दोनों बहुओं और उनके बच्चों के साथ भी था। फिर वही हुआ जिसका लोगों को डर था। बेटा बहू ने माँ की एक तरफा मोहब्बत का गलत फायदा उठाते हुए मकान का वह एक हिस्सा जो देखने में अच्छा था अपने नाम लिखवा लिया और जो खंडर जैसा था वह हिस्सा छोटे भाई के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, बड़े बेटे ने धोखे से माँ के कीमती जेवर आदि भी हड़प लिए और छोटे भाई को जब इस बात का पता चला तो वह बड़े भाई से भिड़ गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें बीच बचाव करते समय माँ भी घायल हो गई। इस घटना के बाद माँ तो बड़े बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन छोटे बेटे से उनका नाता लगभग टूट सा गया था। फिर रिया ने एक पल रुककर अपनी सास की ओर देखा तो उसे यूं लगा जैसे वह अंदर से कांप रही है। रिया ने फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ा दिया। अम्मी जी, सच कह रही हूँ, जब उस लड़ाई के बारे में मुझे पता चला तो इतना गुस्सा आया कि जी चाहा जाकर तलवार से उन कमबख्तों के टुकड़े टुकड़े कर दूं। भाई भाई से लड़े तो अलग बात है, लेकिन बूढ़ी माँ के साथ सुलूक, उन पर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है। और फिर उस लड़ाई झगड़े का माँ के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। अब बड़े बेटे ने साफ कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं। जिस बेटे के नाम की बैठे बैठे माला जपती हो उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा इलाज करेगा। यह बात जिसने भी सुनी सभी ने उसकी बहुत आलोचना की और जब छोटे बेटे को यह बात पता चली तो वह तुरंत ही अपनी माँ के पास आ गया और उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। फिर वहाँ माँ का इलाज कराया और उन्हें अपने पास रखकर खूब देखभाल की। अब माँ ठीक हो गई थी और मजे में छोटे बेटे के पास रह रही थी। अब मुझे उनके बड़े बेटे बहू पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उस बेचारी बुढ़िया का सब कुछ लूट लिया था और फिर भी बेरहमी से खदेड़ भी दिया। यह तो जमाना आ गया है, जिस पर हद से ज्यादा प्यार लौटाए वही बर्बाद करने पर तुल जाता है। इससे तो अच्छा है हम सभी को एक नज़र से देखते चले, चाहे वह बेटा हो या बेटी। क्यों अम्मी जी? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वह किसी गहरी सोच में डूब गई। उन्हें सोया हुआ देखकर रिया धीरे से मुस्कुराई और कुछ देर उनकी सेवा करने के बाद धीरे से उठकर चली गई। दरअसल रिया की सास उसकी कहानी सुनकर जो खो गई थी, वह अपने प्रति एक फिल्म सी देखने लगी थी कि बेटी दामाद पर अंधाधुंध प्यार मोहब्बत धन दौलत सब कुछ लुटा रही। ऐसा तो नहीं होगा जिसका फायदा उठाते हुए वह उन्हें कंगाल कर निकल गए तो उसके बाद उनकी नफरत के मारे
बेटा बहू ने भी उनसे नाता तोड़ लिया और वह भरी दुनिया में एकदम अकेले और बेसहारा रह जाएगी। शायद इस भयानक ख्याल ने ही उन्हें इतनी जल्दी बदल कर रख दिया था और रिया की उल्टी कहानी सचमुच में काम कर गई थी। रिया अपनी इस पहली सफलता से खुश थी, लेकिन अभी उसे ननंद से भी निपटना था और उसके भी दिमाग को घुमाना था। इसलिए वह अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा खुश न होकर मन ही मन एक और कहानी बनाने में जुट गई। और फिर जब उसकी दूसरी कहानी भी तैयार हो गई तो वह एक दिन ननंद के पास धीरे से जा बैठी और उनसे इधर उधर की बात करते हुए सोचने लगी कि उन्हें किस तरह कहानी सुनाई जाए। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि सौम्या बोली, जानती हो रिया, आगे पत्थर वाली गली में एक करीम साहब रहते हैं। उनकी लड़के की शादी को अभी कुछ ही माह हुए थे कि वह अपनी बीवी को लेकर अलग हो गए। कितनी बुरी बात है, माँ बाप कितने अरमानों से अपने बच्चे को पालते हैं और वे बच्चे उन्हें कितनी आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। यह सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या कीजिएगा दीदी, यही जमाना आ गया है। जिधर देखिए लोग अपने परिवार से अलग होते जा रहे हैं। वह करीम साहब का बेटा तो अब अलग हुआ है, लेकिन मेरी एक सहेली तो शादी के कुछ ही हफ्ते बाद मियाँ को लेकर अलग हो गई। मैंने उसका यह कारनामा सुना तो मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था। मेरी जब उससे मुलाकात हुई और मैं उस पर बिगड़ी तो जानती है, वह बड़ी ही अदा से मेरे गले में बाहें डालकर बोली थी, तुम क्या जानो मेरी जान, अलग रहने का अपना ही मजा है। जो जी चाहे खाओ पियो, जब दिल चाहे काम करो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो और घर में किसी भी वक्त बेधड़क शोहर की बाहों में झूल जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यह सब आजादी भला संयुक्त परिवार में कहाँ मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात, सभी को कभी न कभी अलग तो होना ही पड़ता है। महंगाई बढ़ती जा रही है और जमीन के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। अब न्यारा होने के बाद किसी को मिलता भी क्या है, बस एक छोटा सा मुर्गी का गरबा। बस इसीलिए आज के दौर में जो जितना ज्यादा जल्दी अलग हो जाएगा वह उतनी ही अच्छी रिहाइश बना सकता है। समझ में आया मेरी जान? दीदी उसकी फालतू बकबक सुनकर मेरी खोपड़ी और भी गर्म हो गई और मैं उसे जी रखते हुए बोली, यह सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, वरना जो संयुक्त परिवार में रहने में मजा है वो अकेले रहने में नहीं है, क्योंकि जीवन की असली खुशी इसी में प्राप्त होती है। दीदी अब आप ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा था? दीदी बोली, अरे नहीं भाई, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने वही कहा था जिसे दुनिया सच मानती है। इतना बोलकर सौम्या चुपचाप सोचने लगी कि इसकी सहेली ने जो कुछ भी कहा है वह तो मैं कभी देख ही नहीं पाई। जो भी मिलता रहता हम खा पी लेते, जहाँ घूमने ले गए हम बस वहीं गए, और शौहर से प्यार इस छोटे से घर में हम खुलकर कभी प्यार भी नहीं कर सके। भला यह भी कोई जिंदगी है? सौम्या को गुमसुम देखकर रिया को अपनी यह योजना भी सफल होती नजर आने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपनी इस दूसरी योजना में कहां तक कामयाब होगी। रात को सौम्या के पति जब बैंक से वापस घर आए तो वह उनके पैर दबाते हुए बोली, अजी जानते हैं, कल रात में मैंने एक अजीब सपना देखा था और सोचा था उसके बारे में सुबह आपको बताऊंगी, लेकिन बताना याद ही नहीं रहा। मैंने अपने सपने में देखा कि एक बेहद बुजुर्ग फकीर मेरे सिरहाने खड़े हैं और वह बड़ी भारी आवाज में मुझे कह रहे हैं कि तू जितना जल्दी इस घर से निकल जाएगी जिंदगी भर उतनी ही ज्यादा खुशहाल रहेगी। और वह मुझे यह भी बोले, समझ ले यह चंद दिन तेरे लिए बड़ी ही रहमत और बरकत के बनकर आए हैं, इसीलिए तू अपने इस नेक काम में बिना देरी किए कर डाल। और फिर यह सब बातें वह मुझे बोलकर एक साए की तरह लहराते हुए गायब से हो गए। पति ने कहा, अच्छा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कह रहे थे वह? यह बात सौम्या के पति ने बड़ी ही भोलेपन से पूछा तो सौम्या ने अपने हाथ से अपना माथा ठोकते हुए कहा, अरे बुद्धू, आप इतना भी नहीं समझते, वह हमें किराए के मकान में जाने के लिए कह रहे थे। और कहाँ? तो सौम्या के पति ने जवाब दिया, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। सौम्या बोली, कोशिश नहीं, एकदम से लग जाइए, 1-2 दिन के अंदर इस काम को कर डालिए। अगले ही दिन सौम्या के पति अपना काम धाम छोड़कर मकान की तलाश में निकल गए और फिर उन्हें एक मकान पसंद भी आ गया। वह मकान 2 कमरे का था। फिर सुबह होते ही उनका सामान भी जाने लगा वहाँ से। यह सब होते हुए देखकर सौम्या के भाई विशाल और अम्मी की आंखें हैरत से फैल गई, लेकिन यह देखकर रिया की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अब रिया की दूसरी कहानी भी सफल हो गई थी और उसकी यह अनोखी तरकीब बेहद कारगर साबित हुई थी, जिसमें उसका ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और आखिरकार उसकी बात भी बन गई थी।